हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का वो करते हैं हम चैप्टर 8 पार्ट 4 फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। और सिर्फ यही तो है नहीं, लिटरेचर तो है नहीं, और भी पार्ट्स हैं आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जितनी थॉरो हो सकती है उतनी प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू फाइन ट्यून करने की कोशिश करिए। टेलीग्राम चैनल है एक मेरा, जिस पर आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये सब कुछ करते रहिए और अपने जितने खुद के एफर्ट्स करना चाहते हैं वो भी करिए। जितना आप कर सकते हैं करिए, बिकॉज जब आप किसी पोजीशन के लिए एग्जाम देते हैं तो दैट इज डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको डू को ही चूज करना है, डाई को चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और डू को चूज करने के लिए तो आपको बहुत 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 हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। चैप्टर 179 तक हम लोगों ने कवर किया था प्रीवियस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले थे ग्रामेटिकल फीचर्स के बारे में। ग्रामेटिकल चेंजेस क्या क्या आए वो हम आज स्टडी करेंगे। नाउन में क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं हम लोग। और इन्फ्लेक्शन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी तो फिर फर्दर वीडियोस समझ में आने बंद हो जाएंगे। सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जिनकी बातें प्रीवियस वीडियोस में की गई हैं। इन्फ्लेक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेक्शन में आपको थोड़ा बता देती हूँ। नाउन में क्या क्या चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांस एंड सिचुएशन। कभी प्लूरल बन जाता है और कभी पोजेसिव बन जाता है। वो सब चेंजेस हम किस तरीके से करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। सो कुछ वर्ड्स थे जिनकी इन्फ्लेक्शन जनरली तो एस से ही हुआ करती थी। लाइक इफ आई से रीड, तो रीड को अगर हम इन्फ्लेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम रीड्स। और प्लूरल अगर करते हैं फॉर एग्जाम्पल बुक का, तो इट विल बिकम बुक्स, राइट। तो सिंपल इन्फ्लेक्शन जो हुआ करते थे वो तो एस यूज करके ही हुआ करते थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इन्फ्लेक्शन हुआ करते थे। So in the former, the S plural had become so generalized that except for a few nouns like sheep and swine with unchanged plurals and a few others like mice and feet with mutated vowels. So mice is the plural of mouse and feet is the plural of foot. तो कुछ ऐसे इन्फ्लेक्शंस हुआ करते थे जिनमें म्यूटेटेड वॉल्स को यूज किया जाता था और कुछ अनचेंज्ड रहते थे, बट जनरली एस लगाकर इन्फ्लेक्ट किया जाता था। कुछ ऐसे राइटर्स भी थे जो कि पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज किया करते थे, जैसे कि शेक्सपियर आईज की जगह आइन यूज किया करते थे, शूज की जगह शून यूज किया करते थे, काउ के प्लूरल में काउस की जगह काइन यूज किया करते थे, हॉर्स के प्लूरल में हॉर्जिन यूज किया करते थे। ऐसे वर्ड्स आजकल हम कह सकते हैं कि पोलिटिकल लेवल पर तो शायद बचे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन अदरवाइज जनरली नहीं है। हाँ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, एन एक्सेप्शन, ऑक्स, ऑक्सन, एन एक्सेप्शन। एडजेक्टिव के केस में जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव को चेंज नहीं किया जाता, बल्कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एडजेक्टिव की फॉर्म्स कैसे डिफरेंट थी, लेट अस सी। लेंगर, स्ट्रेंगर ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे जो कि आज नहीं यूज किए जाते थे। एल्डर के केस में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। The two methods commonly used to form the comparative and superlative with the ending ERN, EST and with the adverbs more and most had been customary since Old English times. आज भी हम यही करते हैं, more beautiful, most beautiful, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। और ER और EST, tall, taller, tallest, ये अभी भी यूज किया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलैटिव के लिए। आजकल कोई वर्ड बहुत बड़ा होते हैं, यानी कि सिलेबल ज़्यादा होते हैं, तो हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल है, राइट। लेकिन शेक्सपियर के टाइम में हम उस टाइम भी ई आर और ई एस टी से काम चलाते थे, जैसे कि ऑनेस्ट। आजकल हम मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट ऐसा टर्म यूज करेंगे। वॉयलेंट, टू वॉयलेंट और मोर वॉयलेंट, मोस्ट वॉयलेंट, लेकिन वॉयलेंटेस्ट ये वर्ड यूज किया जाता था, और आजकल ये एनालिटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एनालिटिकल यानी कि हम मोर या मोस्ट यूज करते हैं। कभी आपने सुना है कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है, डू वी से इट? यस, वी डू से इट, ज्यादा बेटर। एक्चुअल में ये रॉन्ग इंग्लिश है। बेटर इज बेटर, बेटर है तो ऑलरेडी कंपेयर्ड ही है, ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं होता। लेकिन शेक्सपियर के टाइम में ये सही इंग्लिश थी। मोर लार्जर, मोस्ट
बोल्डेस्ट, ये वर्ड्स यूज किए जाते थे। इवन मार्क एंटनी की एक कोट है, दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। तो मे बी ये कोट आ जाए आपको एग्जाम में। और किस राइटर के टाइम पीरियड में डबल एडजेक्टिव यूज किया जाता था, दैट कैन बी ए क्वेश्चन, या फिर डबल एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करवाने का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। अब बात करेंगे प्रोनाउंस की। 16th सेंचुरी में पर्सनल प्रोनाउंस भी काफी हद तक एस्टैब्लिश हो गए थे। इन अटेनिंग द रिजल्ट 3 चेंजेस वर इन्वॉल्व, द डिसयूज ऑफ दाउ दाई दी, ये धीरे धीरे खत्म हो गया था। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू फॉर ये एज अ नॉमिनेटिव केस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स एज द पोजेसिव ऑफ इट। तो ये 3 चेंजेस थे जो आए थे। दाउ दाई दी जो कि यू के लिए यूज किए जाते थे, ये खत्म हो गए थे। सब्स्टिट्यूशन हो गया था यू का ये के साथ फॉर नॉमिनेटिव केस, और इट के पोजेसिव प्रोनाउन इट्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। नॉमिनेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं जिनको आप सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड यू फॉर प्लूरल एंड दे फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल। प्रोनाउंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें अभी भी। इन द 13th सेंचुरी द सिंगुलर फॉर्म दाउ दे दी वर यूज्ड among familiars and in addressing children or persons of inferior rank, while the plural form ye, your, you began to be used as a mark of respect in addressing a superior। अब आप देखिए सभी के लिए you इस्तेमाल करते हैं, राइट? सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, मल्टीपल्स कितने भी हों, we use the word you। Two Gentlemen of Verona, written by Shakespeare, occurs the line, stand sirs and throw us that you have about ye। तो देखिए किस तरीके से प्रोनाउंस का यूज किया गया, यू एंड ये। दिस इज द टेबल, यू कैन सी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आई ही यूज किया जाता था, सेकंड पर्सन के लिए यू और दाउ यूज किया जाता था, ऑब्जेक्टिव के लिए दी यूज किया जाता था, और पोजेसिव के लिए दाई और दाइन यूज किया जाता था। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, हिम, हर, इट, हिज, हर, इट्स। इट्स का इंट्रोडक्शन नया हुआ था पोजेसिव के केस में। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, अस, आर जो कि सिमिलर है। सेकंड पर्सन प्लूरल ये, यू, योर, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देम, दे। अगर आजकल के टाइम में शेक्सपियर या एलिजाबेथन टाइम पीरियड का कोई कैजुअल रीडर भी है तो उसको लगेगा कि वर्ब के यूसेज में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, राइट? थोड़ा सा ही है, माइल्ड है, लेकिन है। लेट अस सी द एग्जांपल। व्हेन लेनक्स आस्क्स इन मैकबेथ, गोज द किंग हेंस टुडे। इस तरीके की लैंग्वेज हम आज तो यूज नहीं करते। वी हैव मेरली एन इंस्टेंस ऑफ द मोर कॉमन इंट्रोगेटिव फॉर्म विदाउट एन ऑक्सिलरी वेयर वी शुड से डज द किंग गो, राइट? गोज द किंग हेंस टुडे। क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। आज हम यूज करेंगे डज द किंग गो और इज द किंग लिविंग टुडे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। लेकिन उस टाइम पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिफरेंट हुआ करता था। इम्पर्सनल यूज भी किया जाता था वर्ब्स का, जैसे कि इट यर्न्स मी नॉट, सिंपल कर देते हैं थोड़ा सा, इट ईट्स मी नॉट, राइट? मुझे ये नहीं खाना। आजकल तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे आई विल नॉट ईट इट और आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट इट। इट ईट्स मी नॉट, इसका तो मतलब भी आजकल डिफरेंट होगा। इट डिसलाइक्स मी, नो, नो ऑब्जेक्ट कैन डिसलाइक यू, एक्चुअली आई कैन डिसलाइक इट। तो इस तरीके से इम्पर्सनल वे में वर्ब्स को यूज किया जाता था। Regular ending of the third person singular in the whole south and southeastern part of England, that is the district most influential in the formation of the standard speech, was ETH. All through the Middle English period, it is universal in Chaucer, tell it, give it, say it, dot, etc. तो जो आजकल हम टेल्स लिखते हैं ना, he tells, उसकी जगह टेलेथ, TELLETH, ये यूज किया जाता था, और S धीरे 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 फॉर्म में आया। So by the end of the century, forms like tells, gives, says predominate, though in some words such as doth and hath, the older usage may have been the more common. One was free to use either. एक ऐसा टाइम पीरियड भी आता है जब लोग सभी वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि डॉथ डज के लिए यूज किया जाता था, तो धीरे धीरे लोगों ने डज यूज करना शुरू किया और डॉथ भी उस टाइम प्रिवेल कर रहा था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली डॉथ बिकेम वैनिश्ड।
One was free to use either, that I told you. In the famous plea for mercy in Merchant of Venice, पोर्शिया देखिए क्या कहती हैं. शेक्सपियर का लिखा प्ले है. अगर आप लोग लिटरेचर के शौकीन हैं तो इमीडिएटली पहचान गए होंगे. The quality of mercy is not strained, it droppeth. एक ये वर्ड. As the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes. तो किस तरीके से ETH फॉर्म का यूज किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूसेज एंड इडियम. इडियम एक पॉपुलर सेइंग जो कि लिटरल नहीं होती, बट वी नो द हिडन मीनिंग बिहाइंड. ऑफन उसकी एक्सप्लेनेशन या लॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें चाहिए होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस वो चेंज नहीं होते. जो इडियम बनी आ रही है वही हम यूज करते हैं. वी इग्नोर द ग्रामेटिकल एरर इन दैट. वे वी से एट लेंथ, एट लास्ट. शेक्सपियर उसकी जगह कहते थे एट द लेंथ, एट द लास्ट. ओके, एट लास्ट आई विल कम टू यू, एट द लास्ट आई विल कम टू यू शेक्सपियर कहेंगे, राइट. और कुछ यूसेजेस देखते हैं और ज्यादा नेगेटिव यूसेजेस. नेगेटिव यूसेजेस होती थी जैसे कि हम आज बोलेंगे आई डू नॉट डाउट, लेकिन शेक्सपियर के टाइम में क्या पॉपुलर था? आई नॉट डाउट. इट नॉट अपीयर्स टू मी, राइट क्या है? इट डज नॉट अपीयर टू मी. शी नॉट डिनाइज इट, शी डज नॉट डिनाई इट. आज की डेट में इसका यूसेज होगा, लेकिन नेगेटिव्स को इस तरीके से यूज किया जाता था वंस अपॉन अ टाइम. मैथ्स में हम सुनते हैं कि दो नेगेटिव्स मिलाकर एक पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज पर, कभी ऐसा वक्त था जब लैंग्वेज पर डबल नेगेटिव का ये मैथमेटिकल फीचर अप्लाई नहीं होता था. In Elizabethan time, it was felt merely as a stronger negative, as indeed it is today in the instinct of the uneducated. Right? अगर आज हम ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे तो that will be considered to be the language of an uneducated. Shakespeare could say, शेक्सपियर को सारी लिबर्टीज थी. Thou hast not spoken no word all this while. आज की डेट में हम बोलेंगे you have not spoken any word. Right? Nor understood, none, neither, nor none is like to have. तो बहुत बार नेगेटिव्स का यूज कर दिया जाता था इन दी सेम फ्रेज, और आज की डेट में हम ऐसा यूसेज नहीं करते. व्हेन शेक्सपियर सेज आई विल रेंट द फेयरेस्ट हाउस इन इट आफ्टर 3 pence a bay, वी शुड से एट इंस्टेड ऑफ आफ्टर, वी विल से एट. 4 पॉइंट्स में समराइज करेंगे हमने जो कि इस चैप्टर में पढ़ा. इंग्लिश में ऑरिएट टर्म्स यूज की जाती थी. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड फेज, इंग्लिश एक रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज हो गई थी बिकॉज प्रोनाउंसिएशंस काफी फिक्स्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ ग्रेट वॉल शिफ्ट. thirdly, at the Renaissance period हम देखते हैं कि इंग्लिश थोड़ी सी इलास्टिक लैंग्वेज थी because people felt freer to mold it to their own wills. grammatical category और rules और regulation में बंधना जरूरी नहीं था. Finally, we note that in spite of all the progress that had been made toward a uniform standard, a good many features of English language were still unsettled. कुछ फीचर्स अभी भी अनसेटल्ड थे, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट आई थी पूरी लैंग्वेज में, जिससे कि लैंग्वेज धीरे धीरे यूनिफॉर्म होती जा रही थी और लगभग वही लैंग्वेज हमें आज भी मिलती है. आई नो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. प्रिपरेशन को थोड़ा सा और फाइन ट्यून करिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जहाँ पर कि आपको रेगुलरली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो ये चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. रेगुलर लेवल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर. ज्वाइन करिए और फ़ायदा उठाइए इस टेलीग्राम चैनल का. आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने एग्जाम के लिए. टेलीग्राम का लिंक एज आई टोल्ड यू इट इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. प्लेलिस्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट हैं. ये सभी टॉपिक्स देखिए. रिलेटेड एमसीक्यूज भी दिए गए और बाद में डिटेल्ड लेवल पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, लेकिन वो तभी बेनिफिशियल होगा जबकि आप ये पूरी प्लेलिस्ट्स देख चुके हों. चैप्टर 8 बहुत ही बड़ा चैप्टर था, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें थोड़ा डिटेल में कवर करना ही पड़ेगा. चैप्टर 9 करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन से अपने. चैप्टर 9 द अपील टू अथॉरिटी 1650 to 1800 पीरियड.